गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तमाम विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेशन में प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। अभी अगर बात की जाए तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 96 तक के मैथ के जो प्रश्न थे 76 टू 96 वहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू के कारण अब वीडियो अचानक बंद हो गई, जिसके कारण हम लोग आगे जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाए। तो जितने भी प्रश्न रह गए थे 97 से लेके 150 तक, उन तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी इस वर्ष अपना एक एक सीट जो है वह बिहार एसएससी में अपना कंप्लीट करेंगे, जॉब हासिल करेंगे। इसी शुभकामना के साथ हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 97 से। इसके अलावा उन तमाम विद्यार्थियों का, तमाम स्टूडेंट का, साथियों का इस चैनल पे पहली बार अगर जुड़े हैं तो साथियों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना एक समय भी हम गंवाए प्रश्न की तरफ सीधे चलते हैं। प्रश्न संख्या 97 से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सबसे बड़ी है। साथियों, इस फॉर्म में आप सबसे बड़ी संख्या को निकालने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, अब देखिए यहाँ पे √2 है, तो आप जानते हैं 2 का पावर 1/2 हम इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और साथियों अगर √3 की अगर बात करें, हम यहाँ पे √2 लिख देते हैं ना, √2 लिख देते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल है। साथियों अगर √3 के अंदर अगर 3 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/3 है ना, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से साथियों इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 है ना, जो कि आपका √4 के अंदर में है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4⁴ और साथियों 6 की अगर बात की जाए तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 6⁴ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए आप इन तमाम इसको भूल जाइए, है ना, 3 4 2 3 4 6 को भूल जाइए, अथवा इसी को अगर काउंट करते हैं साथियों तो देखिए 2 3 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इसलिए चूंकि घात इक्वल करेंगे ना तभी हम आसानी से पता कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा जो है सबसे बड़ा है, छोटा है। तो सब में क्या आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा कॉमन, है ना। एलसीएम अगर 2 से भी 12 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो हम क्या करते हैं, घात को इक्वल करते हैं, सभी में 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। होता क्या है कि जब आप सभी में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैथ में क्या होता है, गलत नहीं होता, क्योंकि इक्वल आपको मैथ में लेके चलना पड़ता है, इक्वल काम करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, चूँकि 12 सब में आएगा, एलसीएम सबका 12 आएगा, तो हमने क्या माना कि इसका घात 12 होगा, ठीक है। तो 12 इसका घात होगा नहीं, हम लोगों ने ऐसा किया है इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए 6 से 12 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 4 से यह कट जाएगा आपका 3 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, और 2 से आपका 6 बार में यह कैंसिल होगा। तो साथियों 2 का पावर अगर 6 करते हैं तो कितना होता है, आप सभी जानते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 हो जाएगा, है ना। और साथियों 3 का पावर अगर 4 है तो 3 3 जा 9, और फिर 9 से अगर कर देंगे तो क्या होगा, 81 हो जाएगा। 4 का पावर कितना होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। और यहाँ पे साथियों अगर इसको 6 का पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 36, यानी कि 36 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 81। तो यह किसका पावर है, √3 के अंदर, है ना, 3 वाला। यानी कि अब देखेंगे तो यह किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर यह वीडियो यानी कि सॉल्यूशन करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका आपको बेसिक लेवल से समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है 50 का पावर 3, है ना, और फिर प्लस माइनस, तो प्लस इसको क्या माइनस क्या कर देगा, माइनस बना देगा, फिर यह प्लस माइनस इसको माइनस बना देगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 50 का यानी 5 का पावर 3 है, तो 50 25 25 25 125, तो 5 का पावर अगर क्यूब करेंगे तो 125 होगा। 0 को 3 बार लिखते हैं, 1 2 3, ये हो गया।
यह प्लस माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 3 का पावर 3 करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, है ना। और आपका जीरो कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। यह आपका क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यह प्लस माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। यह क्या बनेगा, 2 का पावर 3, 8 बनेगा, और जीरो कितना होगा, 3 जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए साथियों 1,25,000 में से यह भी माइनस में, यह भी माइनस है, तो इसको घटाएंगे, इसको जोड़ के इसमें से घटाएंगे। तो पहले जोड़ देते हैं, 8 7 15, और यह कितना हो गया 35,000। अब साथियों 1,25,000 में से 35,000 अगर आप घटाएंगे तो आपका 90,000 आ जाएगा। देखिए इसको यहाँ पे भूल जाइए। अब यहाँ देखिए जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, ठीक है। फिर यह जीरो में से यह जीरो जाएगा जीरो, फिर जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, और 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो 90,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 99। 30 संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि 30 संख्या का जब हम एवरेज निकालेंगे तो 12 आ रहा है, ठीक है। तो 30 संख्या का कुल कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का कुल योग 12 तियाई 36, कुल योग 360 हो जाएगा। उनमें से प्रथम 20 का औसत 11 है, तो प्रथम 20 का कुल कितना हो जाएगा, 11 गुने 20, 220 हो जाएगा, ठीक है। और अगली 9 का औसत कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 गुने 10, यानी कि 90 हो जाएगा। तो साथियों 9 का और 11 का, तो 11 9 कितना हो जाता है आपका। अब आप प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे प्रथम 20 का है ना, और अगले 9 का, तो यह 20 है ना, और यह 9 कितना बन गया 29, है ना, 29 संख्या। और पहले वाले में कितना संख्या है, 30 संख्या। तो इसमें एक ज़्यादा है, इसमें एक कम है, तो 360 में से इस दोनों के सम को घटाएंगे। 0 9 2 11, और यह कितना हो जाएगा 3। तो 360 में से 310 घटेगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 100, यानी कि 100 नंबर प्रश्न। 1% के आधे को, ठीक है ना, 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। किस तरीके से लिखा जाएगा, 1% का मतलब होता है 1/100, और इसका आधा को अगर करेंगे तो साथियों इस 100 को थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, है ना। 1/2 का मतलब होता है 0.5, और इसके नीचे क्या है 100 है ना। अब नीचे 2 डिजिट आपका क्या है 0 है, तो 2 डिजिट इधर और हो जाएगा, यानी कि पहले क्या था 0.5 था, तो यह एक और 0 हो जाएगा, और एक और 0 होगा, 2 0 होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 0.005 हो जाएगा। अब देखिए 0.005 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 101। 101 नंबर प्रश्न में साथियों कह रहा है कि इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में से किसमें उपरोक्त नियम का पालन किया जाता है। रीजनिंग के प्रश्न यहाँ से आपके शुरुआत हो गई रीजनिंग के प्रश्नों की। तो क्या कह रहा है, एक एक छूटा हुआ है। अब देखिए सी के बाद साथियों अगर एक छूटता है तो क्या होता है, सी के बाद अगर एक छूटता है तो पहले सी के बाद डी आता है, तो एक छूट के क्या होगा ई आएगा। तो अभी तो फॉलो कर रहा है। फिर देखेंगे ई के बाद क्या हुआ एफ जी एच, तो एफ ई के बाद एफ जी छूट गया, तभी तो आगे एच आ गया, तो ठीक है यह भी फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे 3 छूटना चाहिए, एच के बाद आई जे के, यानी कि 3 छूटा तो क्या आ गया एल आ गया। चलिए ये भी फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे 4 छूटना चाहिए, है ना, तो एल के बाद क्यू के बीच में, एल के बाद एम एन ओ पी तब क्यू, तो 4 छूटा, तो यह सही है। और क्यू के बाद डब्ल्यू तक पहुँचने में क्या छूटना चाहिए 5 छूटना चाहिए, तो क्यू के बाद आर एस टी यू भी, देखिए 5 छूटा तब तो डब्ल्यू आया। अगर आपको नंबर काउंट होगा तो क्यू 17 होता है, और डब्ल्यू अगर साथ बात करें तो साथियों आपको कितना होता है 23 होता है। तो 17 6 कितना हो जाता है, 17 के बाद अगर आएंगे तो 17 6 के बीच में 17 18 19 20 21 22, तो डब्लू को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, काउंट करना है। तो 17 6 23 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 डिजिट हो जाएगा। तो इस ट्रेडिशन को ए फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं बी फॉलो कर रहा है कि नहीं। क्यों देखेंगे भाई साहब, जब यह फॉलो कर लिया तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका
करेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन में अगर आपको पहले ही फॉलो करता हुआ मिल जाएगा तो साथियों बिल्कुल भी आगे नहीं चेक करेंगे, आपका समय अधिक से अधिक उसमें बर्बाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102। इस प्रश्न में जो फिगर दिया हुआ है उसको आप देखिए और प्रश्न को पहले पढ़िए। क्या कह रहा है कि नीचे आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है। उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों का वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए इसको समझने का चीज़ है, यहाँ पे सर्किल है, यहाँ भी सर्किल है, यहाँ भी सर्किल है, ठीक है, भले ही अटैच है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बिना किसी क्रॉस के, बिना किसी लफड़े के, परेशानी के, यहाँ भी आपका सर्किल है, इस सर्किल के अंदर भी आपका सर्किल है। तो इसको 1, 5 और हम 9 को एक साइड रखते हैं, ठीक है। अब देखिए 1, 5, 9 एक साइड किसी भी फिगर में है, देखिए अगर मिल जाता है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1, 5, 9 एकमात्र ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ठीक है। और अगला क्या मिला है, 3, 4, 8। अब देखिए 3 में क्या हो रहा है, सर्किल को बीच से काट रहा है, क्रॉस कर रहा है। 4 में क्या कर रहा है, सर्किल को बीच से क्रॉस कर रहा है। और 8 कह रहा है ना, क्योंकि यहाँ पेयर 8 का मिल रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो यह भी सही मिल रहा है। अब 2, 6, 7 को भी चेक कर लीजिए। 2 में आपका क्या है, ट्रायंगुलर है, किसी न किसी प्रकार का है। 3 की अगर बात करेंगे साथियों, 2 के बाद 6 की है ना, तो 6 में क्या है, मतलब कहीं भी है ना 4, 3, 4 कुछ भुजा के साथ है, बीच में क्रॉस वगैरह नहीं, और फिर आपका 7 हो गया। तो यह ऑप्शन डी नंबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अब साथियों प्रश्न संख्या 103। अब इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज कितने हैं। साथियों ऐसा प्रश्न जब आया था तो हमने आपको इतना बेहतर तरीके से इसी वीडियो में, साथियों इसी वीडियो में जो मैथ के प्रश्न थे उसमें हमने आपको सॉल्व करके बताया था और काफ़ी बेहतरीन था। और जो लोग इस वीडियो को, पिछले वाले सेशन को पूरा नहीं देखे होंगे साथियों, आपको परेशानी आएगी। जब भी ट्रायंगल काउंट करने के लिए कहेगा उसमें मैंने एकदम बेसिक तरीके से समझाया था। अब देखिए इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें कितने हैं, सबसे पहले एक, अब देखिए हम अलग अलग कलर से आपको समझाएंगे, समझ में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इतना बड़ा आपको फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको 20 से कर लिए है ना, और एक आपका यहाँ हो गया, दूसरा आपका यहाँ हो गया। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। यह पूरा का पूरा साथियों यह वाला है ना, यह कितना हो गया आपका, 1 हो गया, यह पूरा का पूरा आपका 1 हो गया। अब साथियों अगर आप इसको देखेंगे है ना, तो यह आपका 2 और यह आपका कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद अगर आप इसे देखेंगे, 3 के बाद यह पूरा का पूरा 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसे काउंट करेंगे है ना, 4 के बाद आप इसे काउंट कीजिए, यहाँ से यहाँ पूरा 5 हो गया, यहाँ से यहाँ पूरा क्या हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। फिर उसके बाद अगर आप इसे काउंट करेंगे पूरा का पूरा तो यह कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब फिर साथियों यहाँ से नीचे की तरफ ये आ गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। और फिर यहाँ से यहाँ चला गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। 9 हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल 9 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएंगे कुल त्रिभुज की संख्या। तो इतना बारीकी से आपको समझ में आया होगा, बेहतर कंसेप्ट लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104। जब मिनट की सुई 1 घंटा 1 मिनट की दूरी तय करती है, ठीक है, तो यह कितने अंश की दूरी तय करेगी। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। 1 घंटा का मतलब कितना होता है साथियों, 60 मिनट है ना, प्लस 60 मिनट प्लस 1 मिनट, तो कितना हो गया, 61 मिनट। पहले तो इतना आपको समझ में आ गया। अब चूंकि डिग्री की बात करते हैं ना, डिग्री टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है, टोटल 360 डिग्री होता है। अगर 60 मिनट की बात करेंगे साथियों तो यह 60 से इसमें डिवाइड करेंगे है ना, तो अगर 60 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 से कितना बार में, 6 बार में कटेगा, ठीक है। तो 60 मिनट में 360 का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 1 मिनट में साथियों, 1 मिनट में, ठीक है ना, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 6 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास कितना मिनट है, 61 मिनट है ना, 61 इंटू 6 करेंगे तो 6 से 1 6 बार में, और 6 6 जा 36, ठीक, 6 6 जा 36, तो कितना हो जाएगा, 366 डिग्री बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 105। 105 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 24 और 60 से 35 70 बन रहा है और 46 80 के बाद क्या बनेगा। अब इस सीक्वेंस को अगर देखेंगे तो 35 70 है ना, उसमें से आप 24 60 घटाइए। 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 1110 बढ़ा होगा। आई थिंक ऐसा हो सकता है, तो चेक कीजिए। 46 80 में 1110 को आप ऐड कीजिए, है ना। 11 10 0 8 1 9 6 1 7 4 1 5। अब देखिए 57 90 साथियों कहाँ पे है, ऐसा है तो हाँ ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी नंबर यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7714, फिर इसके बाद बढ़ रहा है 7916, फिर आपका 8109। अब देखिए इसमें कितना का बढ़ोतरी हुआ है, कितना इंक्रीज किया है। तो 7916 में से आप 7714 को आप घटाएंगे 2, है ना। 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 7 गया 2, तो यहाँ कितना हो गया 202 का फासला है, 202 बढ़ रहा है। अब 8109 में अगर हम 2 ऐड करेंगे साथियों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8111 आना चाहिए। अब देखिए कहीं भी आपको यह आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब नहीं आ रहा है तो सर पीटना नहीं है, यह आपको जो है यह फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एक ही सीक्वेंस को हम लोगों ने चेक किया है ना, यहाँ पे एक इसको चेक किया है, तो इसमें हम लोगों को क्या है 202 का बढ़ोतरी है, तो हो सकता है इसको फॉलो नहीं करता होगा। अब क्या करते हैं नेक्स्ट सीरीज वाला, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि हो सकता है यह इसको फॉलो करे और अगला इसको फॉलो करे, ठीक है ना, एक जंप करके। अब देखिए यानी कि 7714 से अब कितना बढ़ा 8109 हो गया। तो ऐसा देखते हैं कहीं यह तो फॉलो नहीं कर रहा है, चेक करते हैं। 7714, 9 में से 4 गया कितना हो गया आपका 5 हो गया, फिर 10 में से 1 गया 9 हो गया। अब ये कितना हो गया 10, 0 हो गया ना, तो 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो फिर कैरी करेंगे तो 0 में से 7 जाएगा, यानी कि 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा। यह आपका 395 बढ़ा है एक छोड़ के, है ना। तो साथियों यह इसको छोड़ के आगे बढ़ेगा, यानी कि अगर 7916 में 395 को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 6 5 11, 9 1 10 1 11, 9 1 10 3 13, और यहाँ पे कितना हो जाता है 83 11। अब देखिए 83 11 कौन से ऑप्शन में है, 83 11 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यह आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 107। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न को भी हम लोगों ने पिछले सेट में बताने का एक अच्छा तरीका बताया था, मैंने बनाने का, सॉल्व करने का। अब देखिए इसमें डैश कितना है 4 डैश है कुल, तो हम सबसे पहले 4 डैश को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए जी के बाद आपका क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो यहाँ जी के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए ए। एक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए जी के बाद ए आएगा, तो ये कैमा नंबर का डैश है, ये खाली स्थान तीसरा नंबर का है, तो तीसरा नंबर में हम क्या लिख देते हैं ए लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जी के पहले ई है, जी के पहले ई है ना, तो हम मान लेते हैं जी के पहले यहाँ भी ई होगा, तो यह पहला नंबर में हम क्या लिख देते हैं ई लिख देते हैं, है ना। अब देखिए ई से शुरुआत कहाँ है, डी में नहीं है, यानी कि ए में नहीं, ऑप्शन सी में नहीं है। अब बी और डी में दिया हुआ है, और तीसरा नंबर पर ए है ना, तीसरा नंबर पर। अब तीसरा नंबर पर ए इसमें है, तीसरा नंबर पर ए डी में नहीं है। अब इसके अनुसार हमारा ऑप्शन बी सही होना चाहिए, है ना। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी आपका सही है कि नहीं, चेक करके आपके सामने इसे दिखाते हैं। देखिए ए सी डैश जी ए, इतना फिर दोबारा कहे के लिए लिखे, यहाँ पे ई यहाँ पे लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ई होगा, है ना। इस फिगर को हम बड़ा करते हैं, मैक्सिमम इतना ही बड़ा हो पाएगा। अब साथियों ई को हम यहाँ लिख देते हैं, अब क्या लिखें यहाँ पे सी लिख दें, फिर यहाँ पे ए लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे जी लिख देते हैं। अब देखिए इसको ए सी ई जी लाइन खींच दीजिए, ए सी ई जी और ए सी ई जी, तो यह जो है पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न को जब भी बनाएंगे, ये तो बहुत छोटा दिया है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा आता है, तो उसको भी साथियों इस तरीके से, है ना। सबसे पहले आप डैश डिकोड करेंगे और लेटर के आगे पीछे ऐसे करके आप उसको चेक करेंगे और डायरेक्टली आप सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 108। अब इस प्रश्न को देखिए, यह भी बहुत साधारण सा प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखिए, सॉरी एरो को, यह एरो यहाँ पे है, तो एक आपका यानी कि यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ आधा हुआ, एक पूरा यहाँ पे ये क्या कवर किया,
तो सामने आ गया। ठीक है, जब साथियों यह एरो सामने आया तो इसके पीछे का जो यह कलरफुल है वो हट गया। तो इसी तरीके से यह अब यहाँ है ना, अब कहाँ पे जाएगा, एक अगर यहाँ से इधर भागेगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ना, यह आपका ऐसे आ गया तो यह आपका कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और इसके पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखिए ऑप्शन को दोस्तों, उस प्रश्न को जो आपका रीजनिंग था फिगर वाला सर्किल वाला, उसमें क्या हुआ था कि अगला जो पेज था साथियों वो स्किप हो गया था, पता नहीं किस कारण से। तो छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न संख्या 117 को हम लोग पढ़ते हैं। 117 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 4 मित्र ABCD एक धनराशि में धन जमा करते हैं और C द्वारा जमा राशि से दोगुनी A जमा करता है। चलिए पहले बारी बारी से इसको पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं। क्या कह रहा है, C द्वारा जमा राशि से दोगुनी A करता है, तो क्या मानते हैं साथियों, C जो है 100 रुपया जमा करता होगा। ठीक है, या C 1 रुपया जमा करता होगा और यहाँ पे C 1 मान लेते हैं। ठीक है, C 100 रुपया जमा कर रहा है और उससे दोगुना कौन जमा कर रहा है, A, यानी कि 2x जमा कर रहा है। अब क्या कर रहा है, B द्वारा जमा राशि A की जमा राशि से आधी है। किसका, B जो जमा कर रहा है A का आधा कर रहा है, यानी कि 2x का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या कह रहा है साथियों, D द्वारा जमा राशि B की आधी है। D जो जमा करेगा वो इसका भी आधा जमा करेगा, यानी x का आधा, तो कितना करेगा, x/2 कर देगा। अब साथियों क्या कह रहा है, किन दो ने एक समान राशि जमा की है, तो किसके द्वारा, C द्वारा और साथियों B द्वारा एक जैसा राशि जमा किया गया है। तो BC कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो 117 का क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 119। 119 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। ठीक है, मान लीजिए शुक्रवार को यह पहुंचा है और नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है, यानी कि इसके बाद 1 2 3 यहाँ होना चाहिए, है ना। और यह किस दिन पहुंचा है, फ्राइडे को पहुंचा है। ठीक है, यह फ्राइडे को यहाँ पे पहुंचा है और नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यदि वह यहाँ अगले रविवार को पहुंचता, अगले रविवार को, है ना, तो साथियों फ्राइडे यहाँ पे है, फ्राइडे के बाद कितना आ जाएगा आपका, अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, अगले रविवार को, तो फ्राइडे यहाँ पे पहुँच गया। यह आपका क्या था, शुक्रवार के बाद शनिवार, सैटरडे था, और यह आपका क्या था, संडे था, है ना। तो संडे को यहाँ पहुँचा मान लेते हैं, है ना। क्या करा, यदि वह यहाँ अगले रविवार को पहुँचता तो कहाँ पहुँचता, यहाँ पे संडे को, तो कितने दिन बाद यह पहले पहुँच जाता। तो साथियों पहुँचना था इसको कहाँ पे, सोमवार को पहुँचना था, तब ना वह 3 दिन पहले पहुँच गया, तो वह 1 दिन पहले पहुँच जाता। 1 दिन पहले पहुँचता कि बाद पहुँचता, 1 दिन पहले पहुँच जाता। रविवार को अगर पहुँचता तो 1 दिन पहले कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 119। 119 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 4 अनुमान दिए गए हैं, इनमें से सबसे उचित को चुनना है। देखिए क्या कह रहा है, प्रभाकर द्वारा लिखी सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं, उसकी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया है, यानी कि प्रकाशित किया जा रहा है पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी के द्वारा। अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, कथन को पढ़ते हैं, सॉरी स्टेटमेंट तो यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे अनुमान को पढ़ते हैं। पहले नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों को प्रभाकर ने लिखा है, ऐसा तो यह नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यह लिखा है उसको पीताम्बर पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, प्रभाकर द्वारा लिखी सभी पुस्तक, लेकिन जितनी इसके अलावा जितनी भी पुस्तकें हैं वह प्रभाकर द्वारा तो नहीं लिखा गया है। तो हालांकि यहाँ पे क्या कर रहा है, पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी के द्वारा प्रकाशित जितने भी पुस्तक है वो सभी पुस्तकें प्रभाकर ने लिखी, ऐसा नहीं कह रहा है। प्रभाकर ने सभी पुस्तकें लिखी हैं जो कि जिसको प्रकाशित किया है यह पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रभाकर द्वारा लिखे कुछ समीक्षात्मक निबंधों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया, ऐसा भी नहीं कह रहा है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि पीताम्बर द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने पृथक अन्य प्रकाशनों ने प्रकाशित किया है। अब आप इस यहाँ पे साथियों
यह जो है अनुमान, उस अनुमान को इससे मैच कीजिए, वो आपका करेक्ट मैच करेगा। कैसे? तो पीताम्बर द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग के द्वारा जो है वह कंपनी से पृथक अन्य प्रकाशनों ने प्रकाशित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पीताम्बर द्वारा लिखी पुस्तक नहीं होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए था साथियों? प्रभाकर द्वारा। तो इस आधार पर तो ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा। पीताम्बर थोड़ी ना लिख रहा है, प्रभाकर लिख रहा है। आगे क्या कह रहा है कि पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। तो यहाँ पे आपका कोई भी साथियों आंसर नहीं होगा, सारा का सारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर मिस प्रिंट अगर होगा तो पीताम्बर द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों, इस पीताम्बर के जगह पर क्या होना चाहिए था? प्रभाकर होना चाहिए था, तब जाके आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है ना। ऑप्शन सी तब सही होगा जब पीताम्बर की जगह प्रभाकर आएगा, तो प्रभाकर के द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग के द्वारा, है ना, पृथक अन्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। तो यह ऑप्शन सी इस कंडीशन में सही हो पाता है। चलिए प्रश्न संख्या 120 कह रहा है कि इस शब्द को यहाँ पे पढ़ेंगे, LIBERA यानी लिबराइजेशनिस्ट है। पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए, लिबरल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? तो एल यहाँ पे है, आई भी आपका है, बी भी है, ई भी है, आर भी है, और ए यहाँ पे है। एल साथियों इसमें 2 बार आ रहा है ना, और यहाँ पे आपका कितने बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। अब बताइए ये नहीं बन पाएगा क्योंकि एल यहाँ पे 2 बार है, तो आगे चेक नहीं करना है, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बाद बाकी ये सब बनेगा क्योंकि ए नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 121। अब देखिए, इस शब्द को लिखा है और इसमें जितने भी लेटर है उसका यूज करके क्या ग्राफ बनेगा? क्या यहाँ पे ग्रेट है ना, ट्रॉफ और पैथोस जो है वह शब्द इस लेटर से निर्मित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो पहले आपको क्या करना है, नहीं बन पाएगा उसको देखना है। GRAPH, यहाँ पे जी है, आर है, ए है, पी है, एच बन जाएगा। पाथोस को देखिए, यहाँ पे साथियों कहीं भी आपका हाँ पी है, ए है, फिर आपका साथियों टी है, एच है, एच भी है, उसके बाद ओ भी है, और यहाँ पे एस भी है, तो यह भी बनेगा। ग्रेट में अगर बात करेंगे तो GREAT, तो जी है, उसके बाद आर है, जी है, आर है, यहाँ पे कहीं भी आपका साथियों ई नहीं है, तो ग्रेट नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा, तो 121 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 122। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या करना है, अब इसको अगर आप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। देखिए, इसको इससे मिला देंगे, चूँकि यहाँ ट्रायंगल टाइप का जा रहा है ना, इसको यहाँ से मिलाना है। अभी यहाँ पे अगर आप सिंपली देखेंगे, चूँकि इससे ड्रॉ करने में फिगर क्या होता है, गलत हो जा रहा है, तो इस टाइप का, इसके सामने ये इसके इक्वल है ना, तो ऐसा फिगर जो है ये वाला फिगर जो है यहाँ होना चाहिए। ठीक है, समझिएगा, ऐसा फिगर होना चाहिए ये वाला। अब देखिए, इसके प्रोपोर्शनल में उल्टा इसको कर दीजिएगा, तो यहाँ कौन सा फिगर बन रहा है? ये वाला, इसके अपोजिट इधर आएगा, है ना। तो ऐसा अगर आप खुद से प्रयास करेंगे तो आपका सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर भी आपका क्या हो रहा है, 2 मुंह खुला हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे बनाने में दिक्कत हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 123। अमर एक मारुति वैन के द्वारा, एंथोनी एक रेसिंग के कार के द्वारा मुंबई से पुणे जाता है। ठीक है, मारुति वैन की रफ्तार 120 किलोमीटर और रेसिंग कार की 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, मारुति की अगर बात करेंगे, मारुति का स्पीड कितना है? 120 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद है आपका क्या चीज़, कार रेसिंग, है ना। रेसिंग कार की स्पीड है, रेसिंग कार की स्पीड कितना है? 210 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या कह रहा है कि 12 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच कितनी दूरी का अंतर होगा? इसके लिए क्या करेंगे कि यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 12 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करता है, और यह 210 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 12 मिनट में कितना डिस्टेंस करता है। दोनों का जो डिस्टेंस आएगा उसे हम माइनस करेंगे, यही इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो देखिए,
120 किलोमीटर इसका चाल है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, ठीक है ना। तो समय इसका कितना है 12 मिनट, तो 60 में 12 करेंगे तो 12 दहाई 120, ठीक है। 12 दहाई आपका यहाँ पे होना चाहिए साथियों 120 के स्पीड से जो है वह साथियों कितना पे जाएगा 12, है ना, 12 के स्पीड से जाएगा, सॉरी 12 मिनट में 120 के स्पीड से जाएगा। तो इसको साथियों कितना करेंगे 60 से, चूँकि घंटा के लिए क्या होता है 1 घंटा में 12 मिनट, है ना। तो साथियों इसको क्या करेंगे 12 से 5 बार में काटेंगे, 5 बार में काट देंगे, और 5 से यह कितना बार में कटेगा 24 बार में, तो यह 24 किलोमीटर तक गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसे कैंसिल करते हैं 210 किलोमीटर वाला, है ना। तो 210 वह भी कितना जाएगा 210 किलोमीटर के स्पीड से 12 मिनट तक चलेगा। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यह तय करेगा आपका 0 से 0 कट गया 6 से 2 बार में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42। अब साथियों यह 42 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, और वह जो मारुति कार वाला था 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। तो 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 होगा, और यह 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी रह जाएगी 18 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ए बाईं ओर से आपका 10वां नंबर पर हो जाएगा। मान लेते हैं ए यहाँ पे लेफ्ट साइड से 10वें क्रम पर है, और फिर आपका क्या है बी जो है वो दाहिनी ओर से 9वें स्थान पे है। तो इधर से बी का स्थान यहाँ पे 9वां स्थान है। अब क्या कर रहा है, साइड जो है दोनों का डायरेक्शन जो है लेफ्ट और राइट दोनों अपना अपना स्थान क्या करते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं। बाईं ओर से 15वां कब हो जाता है, जब जो है ए बी के साथ अपना क्या करता है पोजीशन एक्सचेंज करता है ना। तो अपने स्थान बदलते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, यानी कि पहले वह ए 10वें था, अब यह बाईं ओर से कितना नंबर पर आएगा 15वां नंबर पर आएगा। तो 10 और 15 के बीच में, ठीक है ना, 4 लोग हैं, वैसे तो 5 आप काउंट कर सकते हैं, और सीधे सीधे अगर आप काउंट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ से कितना हो गया उसका, लेफ्ट से ही अगर आप काउंट करते हो तो आपका इस जगह पर कितना हो गया 15, और पहले से ये कितना नंबर पर था 9वें नंबर पर था, ठीक है। तो 15 + 9 टोटल संख्या, तो 9 5 14, और यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 24 - 1, चूँकि यह 2 बार काउंट हो गया है तो कितना संख्या हो जाएगा 23 संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 125, निम्न वर्णमाला में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से अंतिम अक्षर से पहले अक्षर के बाईं ओर से 10वें के दाईं ओर का 8वां अक्षर है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे वर्णमाला में क्या करें, कौन सा अक्षर दाईं ओर से अंतिम, दाईं ओर से अंतिम यहाँ हो गया, ठीक है। दाईं ओर से अंतिम अक्षर से पहले, तो ये हो गया वाई हो गया, पहले अक्षर के बाईं ओर से 10वें, ठीक है, बाईं ओर से 10 में जाना है। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ पे आ गया बाईं ओर से 10वें के दाईं ओर का 8वां, 10वें यहाँ पे हो गया कि दाईं ओर का 8वां अक्षर। अब यहाँ से आइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इससे इस तरीके से इतनी इजी तरीके से हम बताए हैं, तो यह क्या हो गया, जब इधर से फिर दाएं आना है 8वां तो कौन सा हो गया डब्लू हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, देखिए बाएं से 15 आएगा, ठीक है, बाएं से 15 आएगा और फिर इसके बाएं चला जाएगा। जब बाएं से जब 15 आएगा दाएं आएगा तब ना आगे जाएगा, फिर बाएं आ जाएगा तो कहाँ जाएगा उल्टा आ जाएगा। तो 15 में से 10 को घटा देंगे, बाएं क्या कर रहा है 10वां अक्षर, तो 15 में से 10 जाएगा तो यानी कि 5वां नंबर पूछ रहा है। अब 5वें नंबर पर कौन सा है साथियों, देखिए अभी यहाँ पे एक काउंट करेंगे, सबसे पहले 10 चला जाएगा, फिर आपको पीछे आ जाएगा 5, ठीक है ना। 15वें के 10 आएगा तो 15 में से 10 गया तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 कौन सा आ गया ई आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 127 कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त द्वारा खिलाड़ी
ठीक है, वृत्त खिलाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ग द्वारा अविवाहित व्यक्ति, त्रिभुज द्वारा महिलाएं और आयत द्वारा शिक्षित व्यक्ति प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इस गोला को हटाते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। अब क्या कह रहा है, आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। अब देखिए क्या देना है, पढ़िए। कह रहा है कि संख्या 11 द्वारा कौन से वर्ग दर्शाए जाते हैं। अब यहाँ पे संख्या 11 है जो कि किस में आ जाएगा, सबसे पहले आपको लिख देते हैं। यहाँ पे साथियों फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, और सॉरी फिगर तो ड्रॉ किया हुआ है, लिखना पड़ेगा। वृत्त खिलाड़ी को बताएगा, वृत्त की अगर बात करेंगे तो यह खिलाड़ी को बताएगा, खिलाड़ी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा बात करेंगे वर्ग, वर्ग जो है वह अनमैरिड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर साथियों उसके बाद क्या आ जाएगा, व्यक्ति, वर्ग द्वारा अविवाहित व्यक्ति, त्रिभुज द्वारा महिलाएं। ठीक है ना। ट्रायंगल की अगर बात करेंगे, ट्रायंगल की अगर बात करेंगे तो यह जो है वीमेंस को बताएगा, वीमेंस के को रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल। इसके बाद आयत जो है रेक्टेंगुलर, वह एजुकेटेड जो है उस पर्सन को बताएगा रेक्टेंगुलर। आयत लिखते हैं यहाँ पे, देखिए आयत जो है शिक्षित, एक हिंदी और एक इंग्लिश लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको प्रश्न का आंसर देना है, अब आराम से आप दे पाएंगे। अब देखिए 11 नंबर के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो सबसे पहले क्या आ जा रहा है, 11 सर्किल के अंदर में, तो सर्किल में क्या आ गया, यानी कि वृत्त में खिलाड़ी। तो देखिए खिलाड़ी कहाँ पे आ गया, कौन कौन से ऑप्शन में खिलाड़ी है, पहले ये देखना, इधर भी खिलाड़ी, इसमें भी खिलाड़ी, इसमें भी खिलाड़ी, चलिए सब चलेगा। उसके बाद यह आपका किस में आ रहा है, सारे के सारे में आ रहा है। 11 जो है वह आपका वृत्त में भी आ जा रहा है, फिर आपका वर्ग के अंदर अगर कहेंगे साथियों तो यह वर्ग में भी आ जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यह ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, और फिर आपका आयत में भी आ रहा है। तो सबको दर्शाता है, यानी कि वृत्त वर्ग जो है वह विवाहित, शिक्षित, महिलाएं, है ना, और महिला खिलाड़ी, इन सभी को दर्शाता है, विवाहित को नहीं। यहाँ पे अविवाहित से संबंध है ना, अनमैरिड, तो अविवाहित, फिर यहाँ पे अशिक्षित दे दिया है ना, तो अशिक्षित का चर्चा तो है नहीं, शिक्षित का चर्चा है, तो ए भी यहाँ से कट जाएगा, है ना, बी भी कटेगा, बी भी यहाँ से आपका कैंसिल होगा। अब यहाँ पे विवाहित दिया हुआ है तो यह भी कटेगा, अविवाहित के बारे में कह रहा है ना, अविवाहित, तो यह भी कट गया। अब यहाँ पे डी नंबर को पढ़िए, अविवाहित जो कि है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अनमैरिड दिया हुआ है तो सही है। शिक्षित है ना, तो शिक्षित एजुकेटेड की अगर बात करें साथियों तो देखिए यहाँ पे एजुकेटेड दिया हुआ है ना, शिक्षित व्यक्ति, यहाँ पे आयत शिक्षित व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर महिला और खिलाड़ी, अब महिला खिलाड़ी दोनों का जिक्र है, वीमेंस यहाँ है, खिलाड़ी ऊपर में है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 128। अभी क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पे क्या लिखा, अच्छा का बुरा, अच्छा का क्या लिखा, बुरा, तो छत ऊपर में रहेगा तो उसके जस्ट रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्श होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। शेर क्या है, मांद में रहेगा, तो चूहा बिल में रहेगा, बिल यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 130। अब यहाँ पे क्या है, ई के बाद एफ है ना, ई के बाद आपका एफ हो रहा है, जी के बाद एच छोड़ के फिर आपका आई हो रहा है, ठीक है, आई के बाद जे के छोड़ के फिर एल हो रहा है, एल के बाद यहाँ के बाद जाइएगा एल एम एन ओ, देखिए सबसे पहले वाले में क्या हुआ, डायरेक्टली एफ आ गया तो जीरो बढ़ा, फिर जी के बाद एच छोड़ दिया है ना, तो एक छोड़ दिया तो आई आ गया, फिर यहाँ पे आई के बाद जे, आई के बाद यहाँ पे देखिएगा तो जे के दो छोड़ा, तो इसी तरीके से बढ़ रहा है, फिर तीन छोड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ के बाद डायरेक्टली जीरो, एफ के बाद क्या हो जाएगा जी, एच के बाद आई को छोड़ेगा जे, जे के बाद के एल छोड़ेगा तो एम, ठीक है, एल के बाद एम एन ओ छोड़ेगा तो पी, जी जे एम पी कहाँ पे है, देखिए जी जे एम पी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
ए 130 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब एक ऊपर होता है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। तो जब एक साथियों मान लेते हैं ऊपर हो गया, यहाँ आ गया, तो एक वाले में 4 6 तो नीचे नहीं होगा, तो 6 यहाँ से कट हो जाएगा, 4 तो आने से रहा। अब देखिए 4 5 यहाँ पे, 4 6 यहाँ पे है, इधर 4 5 है, जब इधर 6 है तो इधर 5 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जब यहाँ हो जाएगा तो एक के पीछे 4 के जस्ट आपको इधर 6 पड़ रहा है, इधर 5 पड़ रहा है, तो एक इधर है तो इधर 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का अब क्या बना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बना। अब यह प्रश्न है सिलोक्स का, यानी कि साइलोलिज्म का प्रश्न है। कह रहा है कि कुछ फले फूल हैं, ठीक है, कुछ फ्रूट्स लिख देते हैं, कुछ फ्रूट्स जो क्या है, कुछ फल यानी कुछ फ्रूट्स क्या है, फूल है, यानी कि फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है। कोई फूल नाव नहीं है, यह कोई जो फ्लावर है फूल वह नाव नहीं है, कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश का मिक्सअप, ठीक है। फिर क्या करें, सभी नाव नदियाँ हैं। अब देखिए जितने भी नाव हैं ये सारे के सारे नाव जो है क्या है, नदी है। अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए पहला नंबर निष्कर्ष में कह रहा है कुछ फले नदियाँ हैं। अब देखिए फल यहाँ है और नदी यहाँ है, अब इसका पार्ट यह है, कहीं से इसका रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, इसके बारे में कुछ हम नहीं कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ नदियाँ नावें हैं। नदी यहाँ है, नाव यहाँ है, सभी नाव नदी है तो कुछ नदी नाव है, कुछ नदियाँ जो है वह नाव है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। तीसरा नंबर चेक करते हैं, कुछ नदियाँ फूल है। अब नदी यहाँ पे है, आपका फूल यहाँ पे है। अब साथियों जब कोई फ्लावर नाव नहीं हो रहा है, नदी से इसका लेना देना नहीं है, तो साथियों कुछ नदियाँ फूल होंगी क्या, कुछ नदी फूल होंगी, निगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा निष्कर्ष जो है वह गलत हो जाएगा। अब चौथा नंबर निष्कर्ष है कि कुछ फूल जो है वह फल है। तो फूल कहाँ पे है, यह फूल है, और फल यहाँ पे है, तो कुछ फल फूल है तो कुछ जो है फूल है वह भी फल है, यानी कि 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 132 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द संख्या या शब्द या अक्षर को चुनना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हिल्सा, हेरिंग, बर्राकूडा, हांगर यानी कि शार्क कह रहा है, और व्हेल। शार्क व्हेल तो मछली का समझ में आ रहा है, बराकूडा और हिल्सा की बात करेंगे तो ये भी एक मछली की प्रजाति हो सकती है ना। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ से हमारा क्या रहेगा। देखिए इसके अलावा अगर एक चीज़ और अगर आप देखेंगे तो यह साथियों ये भी मछलियाँ हैं, ये भी मछलियाँ है ना, और व्हेल जो है साथियों मछली होती हुई भी क्या है, स्तनपायी है, ठीक है, स्तनपायी है, तो यह आपका अलग हो जाएगा, स्तनपायी है, ठीक है। और साथियों ये सब जो है जैसे हांगर शार्क है, उसके अलावा हिल्सा है और बराकूडा है, ये सब मछलियाँ का प्रजाति और अंडा देती है, और यह क्या है, स्तनपायी है। तो यहाँ पे डी आपका सबसे डिफरेंट हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। अब देखिए 24 60 210, लेकिन 144 की अगर बात करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 12 बढ़ेंगे कितना होता है, 144, 12 का स्क्वायर 144, जो कि सबसे अलग है। प्रश्न संख्या 135। कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से बोला। जैसे मान लेते हैं साथियों प्रकाश मैं हूँ, अपने आप को एज्यूम कीजिए क्या प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश यानी कि मैं कह रहा हूँ, इसके पिता यानी कि मैं हूँ, है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, और पिता के, कल्पिता के बारे में, कि इसके पिता मेरे पिता के, है ना, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। अब बताइए मेरे जो पापा होंगे, मेरे पापा जो होंगे उनका इकलौता पुत्र मेरे यहाँ पे फादर हैं, और इनका इकलौता पुत्र तो कौन होगा, मैं ही होऊंगा ना, यानी कि प्रकाश होंगे, है ना, प्रकाश होगा। मेरे पिता के क्या कह रहा है कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र कौन है, प्रकाश है ना। अब यहाँ पे कल्पिता है, कल्पिता से लोगों का, ऑडियंस लोगों का यह परिचय करा रहा है, क्या कह रहा है, इसके जो है पिता, है ना, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं,
तो ये पापा हो गया ना कल्पिता का। तो क्या कह रहा है, कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है, तो कल्पिता प्रकाश की बेटी है और प्रकाश उसका पिता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन ए, कल्पिता क्या लगेगी, बेटी हो जाएगी इसकी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 136। ए ने बी से कहा, ए बी से कह रहा है कि बी की माँ, बी की, यह बी की माँ, बी की माँ ऊपर कर देते हैं, बी की माँ ए की माँ की सास है। बी की जो माँ होगी, बी की माँ कहाँ होगी, मान लेते हैं यहाँ है, ए की माँ की सास है। ए जो है, देखिए ए, बी की माँ, देखिए अभी हमने क्या बोला, बी की माँ, तो एक जनरेशन ऊपर होता है, तो इसकी माँ यह है, बी की माँ ए की माँ की सास है, तो ए की माँ यह होगी यहाँ पे, है ना। ए की, बी की माँ जो है वह ए की माँ की सास है, यहाँ भी माँ है, तो साथियों यहाँ भी माँ है और यहाँ भी माँ है। अब यहाँ पे क्या है साथियों, बी है, यह आपका ए हो गया। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। ए की जो माँ है यानी कि यहाँ है, बी की माँ की क्या होगी, तो ये बहू है ना होगी, तो बहू हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 137, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार क्रमबद्ध करना है। अब इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबकी शुरुआत होगी डब्ल्यू से, तो यहाँ तक तो सही है। डब्ल्यू के बाद यहाँ पे देखिए ओ से हो रहा है, एच से हो रहा है ना, एच 8वें नंबर पर है। और एन की अगर बात करेंगे जाएंगे तो सॉरी ओ की बात करेंगे तो ओ कितना नंबर पर होगा, एन 14 होता है, ओ 15 हो जाता है, तो यह आगे हो गया, एच 8 है। और यहाँ पे आर जो है 18 हो गया, फिर आगे होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 से शुरुआत होगी, जो कि मात्र ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आगे कहीं किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रश्न संख्या 138, 138 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न प्रश्न में श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 5 है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है। अब एक्स आपका अगर देखेंगे क्या कर रहा है, कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है, क्या कर रहा है, 5 अक्षर छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ए नंबर ऑप्शन सही है, मान लेते हैं। अब चेक करते हैं, एक्स के बाद काउंट कीजिए, वाई जेड ए बी सी, तो ए नंबर यहाँ से आपका डायरेक्टली गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स के बाद काउंट कीजिएगा, डी आएगा तो ये भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। अब काउंट कीजिए, अब देखिए साथियों थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, एक्स के 5 को छोड़ना है, 5वां नंबर नहीं पूछ रहा है, तो एक्स के बाद क्या होगा, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी, तब आपका डी आता है, 5 छोड़ना है ना, तो 1 2 3 4 5 को छोड़ रहा है, तो डी से ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो डी के बाद ई एफ जी एच आई, 5 छोड़ दिया तो क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई आ रहा है, अब यहाँ पे डी के बाद यहाँ पे आई आ रहा है तो ए को काट देंगे, डी के बाद यहाँ पे के आ रहा है तो काट देंगे, डी के बाद जे है ना, यहाँ पे जे है तो यह सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, जे के बाद पी आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, तो चेक कर लीजिए, जे के बाद 5 छोड़ दीजिए, जे के बाद एच आई जे के एल, इतना छोड़ दिया। अब यहाँ से सी भी आपका गलत हो जाएगा, एकमात्र ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे साथियों क्या हो रहा था, जे के बाद क्या आ रहा था, के एल एम एन ओ, अब क्या आना चाहिए था, पी आना चाहिए था, यहाँ पे ओ है तो आपका ये भी कट जाएगा, एकमात्र ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 139, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इसमें से लीप वर्ष नहीं यानी कि लीप ईयर। तो लीप ईयर के लिए क्या होता है, जो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है। अब देखिए 4 से इसे काटेंगे 2000 को तो कट जाएगा, फिर इसको काट के देखिए, ठीक है, 4 चौका 16, 9 में 6 गया 3, 4 9 जा 36, ठीक है, एक आ जाएगा और 4 से 18 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर 4 से विभाज्यता का नियम आप जानते होंगे तो अंतिम दो संख्या यानी कि इसमें 84 था तो वह 4 से कट रहा है, अंतिम दो संख्या 0 4 यानी कि 4 भी 4 से कट जाएगा, यहाँ पे 0 है और इसे 2000 अगर डायरेक्टली 0 वाला दे रहा है तो वह काटना और भी आसान होता है, 4 पंचे 20, है ना।
और यह अगर काटेंगे तो अंतिम में क्या आ रहा था 78, जो कि 4 से नहीं कट रहा है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, अपना अपना मेथड है, मैंने बेसिक तरीके से आपको बताया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 140। दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख जलेबी मिठाई खाने योग्य वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है? तो खाने योग्य वस्तुएं यह हो गई, उसके अंतर्गत आपका जलेबी भी आएगा, है ना, मिठाई भी आ जाएगा, है ना। कौन सा वेन आरेख जलेबी मिठाई और खाने योग्य वस्तुओं के बीच? तो खाने योग्य वस्तुओं में जलेबी भी आ जाएगी, मिठाई भी आ जाएगी। आपका एक फिगर के अंदर इस तरीके का 2 कहीं है, तो ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। तो इस हिसाब से तो कोई भी आंसर आपका सही नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका ऑप्शन सी नंबर कैसे सही हो जाएगा? तो पूरा खाने का वस्तु, ठीक है, उसके अंदर अगर मिठाई जो आता है, और मिठाई के अंदर जलेबी आता है, ठीक है ना। अगर जलेबी को आप काउंट करेंगे किसके अंतर्गत है करेंगे? खाने योग्य की वस्तुएं के अंतर्गत मिठाई आता है और मिठाई के अंदर जलेबी है। तो सही बेहतरीन इसका क्या हो जाएगा? सब बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन सी जो है डायग्राम, उसके अनुसार इसको बताया जा रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 141। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन पहले ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ साउथ, देखिए नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। अब यह क्या कर रहा है? दक्षिण दिशा की ओर चलेगा, यानी कि इधर की तरफ, यह आपका दक्षिण है साउथ। 10 मीटर चलेगा, है ना। चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि इधर मुड़ेगा 15 किलोमीटर। इसकी ओर से अगर आप आइएगा तो बाएं इधर होता है ना। तो 15 मीटर चलेगा, चलने के बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इधर मुड़ गया। तो इधर कहाँ हो गया? उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 142। अब इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में और इसी में जो पिछला प्रश्न आया था उसमें भी मैंने बताया था। अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिएगा साथियों, तो कितना है? 1 2 3 4, 4 आपका दिया हुआ है खाली जगह, है ना। तो 4 खाली जगह हम पहले ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए ए के बाद बी है ना। तो बी के पहले क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। बी के पहले ए होना चाहिए, यानी कि अंतिम क्या है आपका? ए है। तो अंतिम ए एकमात्र कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आप यहीं से आंसर सही कर लेंगे, देखने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। देखिए ना, यहाँ पे बी के पहले ए है ना, और यहाँ पे बी है, तो उसके पहले ए होना चाहिए। और यह कहमा है जो खाली जगह है, इधर से 1 2 3 4 चौथा नंबर है, तो यहाँ पे ए लिख लिए। तो अंतिम में मात्र ऑप्शन नंबर ए में ही तो अंतिम में ए दिखा रहा है, बाद बाकी कहीं नहीं दिखा रहा है। तो यहीं से आप आंसर सही कर लेंगे। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो अब देखिए कैसे करते हैं। डी के पहले सी है तो यहाँ भी सी डाल देते हैं, है ना। डी के पहले सी है तो पहला नंबर ऑप्शन में सी आ जाएगा। तो सी पहले और अंतिम में ए कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे सी और ए नहीं है, तो आप ऐसे ही ख़त्म कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 143। उससे पहले आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको समझ में आ रहा है। और किसी तरीके से अगर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशेष कोड के रूप में कूटबद्ध किया गया है। अब यानी कि ए का इस तरह का कूट है यानी कि कोड है। अब इसको आपको तोड़ना है। अब देखिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज के सामने बी है, तो क्या लिखना है? बी लिखना है। फिर अगर बात करें, यह एक लाइनिंग है स्लैश टाइप का, यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी ओ हो गया। बी ओ यानी कि सी कट गया। अब इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर ए को बता रहा है, बी ओ ए। तो बी ओ के बाद एन है, कट गया। बी ओ के बाद यू है, कट गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आगे माने चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे आपका आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूँकि समय भी बचाना है साथियों, समय बचाना है, जल्दी जल्दी करना है। चूँकि मुझे आपको बताना पड़ रहा है, मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, इसलिए मुझे धीरे धीरे बारीकी तरीके से, ऐसा लग रहा है इस तरीके से मैंने समझा पा रहा हूँ जैसे मुझे लगता है मुझे ही नहीं आ रहा है। तो होता है क्योंकि आप मेरे सामने डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि भाई कोई समझ रहा होगा, कोई नहीं समझ रहा हो, तो उसको धीरे धीरे आराम से रिलैक्स तरीके से समझाया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे क्या है? 5 4 9 है ना, और 9 18। और यह फॉर्मूला साथियों आपका काम नहीं कर रहा है। इसमें अगर देखेंगे लॉजिक को आप ढूंढेंगे तो क्या हो जा रहा है? 5 4 9 9 9 कितना हो जा रहा है? अगर देखेंगे
तो 5 4 9, 9 9 18 और फिर क्या बन रहा है 22 बन रहा है। तो यह लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा है, तो इसको कैंसिल करेंगे, आगे चेक करेंगे। अब देखना है अगर मान लीजिए 5 और 6 को ऐड करेंगे 11 और 9 कितना आ रहा है 20 आ रहा है। इसको चेक करके देख लेते हैं, इसको छोड़ देना है ना। तो यहाँ पे 4 और 3 7 है ना, 7 4 3 7। अब यहाँ पे 4 और 8 कितना हो गया 12, अब 12 में 3 ऐड करेंगे यानी कि इसमें लास्ट वाला ऐड हो रहा है तो 15 आ रहा है। मतलब कोई सीक्वेंस ही नहीं है, ठीक है ना, कोई सीक्वेंस ही नहीं है। यहाँ पे दूसरा नंबर है, यहाँ पे तीसरे नंबर को सम ऑफ किया जा रहा है ना, सबको सम ऑफ करके तीसरा नंबर फाइंड किया जा रहा है। अब इधर से देखिएगा फिर वापस आएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है दूसरा नंबर, जैसे 9 7 16, 16 9 25 यह आ रहा है। अब 22 आएगा पहला नंबर, तो 8 7 15 और 15 में क्या जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो 15 5 20 2 22 यानी कि 7 जोड़ेंगे। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब जो है एक सही सीक्वेंस में नहीं है तो सही में, लेकिन एक जिस तरीके से आप पहले सॉल्व कर रहे होंगे उस तरीके का नहीं है, बिल्कुल नया पैटर्न है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे 4 और 3 को 7, 7 और 1 8, 8 आ गया। 5 2 7 और 1 8 कितना हो गया आपका 16 हो गया। मतलब कोई नहीं है भाई साहब, ये रीजनिंग किसी भी तरीके से पैटर्न को आपको चेक करना है, जो पैटर्न फॉलो कर ले चाहे कुछ भी, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, 6 3 9 और 1 10, इधर 10 बन गया और यहाँ पे 8 1 9 6 15 बन गया। तो 15 10 कितना हो गया 25, जो कि बीच में है। ठीक है, तो इसी तरीके से 5 2 7 4 11 हो जाएगा और 3 2 5 और 6 कितना हो जाएगा 3 2 5 6 11 हो जाएगा। तो कितना बनेगा आपका 22 हो जाएगा इस दोनों को जोड़ने पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। रीजनिंग में यही है कि आपको जो वह फॉलो कर रहा है, जो वह पैटर्न को पकड़े हुए है, आपको भी उसी पैटर्न के तहत आंसर तक पहुंचना है। रवि ने अपने घर से पूरब दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू कर दिया। तो नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, तो किधर की तरफ चला जाए पूरब की तरफ में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू कर दिया। उसके बाद 3 किलोमीटर दूर है ना, रवि अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया जो 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से यह 3 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, फिर वह सीधा बस में दाईं ओर अपने स्कूल की तरफ चला। फिर वह सीधा बस में दाईं ओर अपने स्कूल की तरफ चला। अब स्कूल की तरफ कितना देर चला 4 किलोमीटर, तो यहाँ से 3 किलोमीटर, यह कितना चला 4 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके घर से स्कूल तक सीधी दूरी कितनी है, डायरेक्टली अगर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे है ना, इस तरीके से यहाँ घर है और यहाँ कहाँ है आपका साथियों स्कूल। 4 किलोमीटर चला कहाँ उसके दाईं ओर अपने स्कूल की तरफ, तो 4 किलोमीटर की दूरी पर हो गया यहाँ। अब साथियों सीधे निकालेंगे यानी कि यह आपका क्या होगा कर्ण होगा, कर्ण हो जाएगा, यह आपका आधार हो जाएगा, यह आपका लंब हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, इसको अगर निकालना है तो साथियों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे है ना। यह आपका आ जाएगा √9 प्लस 16 √24 जो कि 5 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 147। इसमें क्या कह रहा है आपको, 4 विकल्प दिया गया है, उसमें से दिए गए संयोजन की पानी की छवि के निकट दिखने वाला प्रश्न आकृति, पानी में जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। अगर इसको यहाँ डालेंगे तो ऊपर में आपका कलरफुल है तो यह कलरफुल नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, नीचे आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पे खाली है, इसको काट दीजिए। अब यह ऊपर चला जाएगा, यह जो है ऊपर में यहाँ भी कलर है तो कट जाएगा। अब इसमें से कोई आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी में से। देखिए क्या होगा, यह जब ऊपर चला जाएगा तो यह वाला फिगर बनेगा या यह वाला, यह आपका संशय है। तो देखिए यह जब ऊपर जाएगा तो यह मोटा वाला भाग इधर ही रहेगा है ना, मोटा वाला भाग, और इधर ही पतला हो रहा है, यह ऊपर पलटेगा तो मोटा रहेगा ना, मोटा इधर रहेगा। तो इस हिसाब से अगर इसे हम लोग फाइंड करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यह साथियों जस्ट उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए इसको घुमा दीजिए तो यह मोटा वाला पार्ट इधर ही रहेगा, यह मोटा वाला पार्ट इधर रहेगा और यह पतला वाला पार्ट इधर रहेगा। तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, इधर पतला हो जा रहा है। ठीक है ना,
पतला जब इधर है तो पतला इधर ही रहेगा, है ना, पतला इधर ही रहेगा। यह मोटा है तो मोटा इधर ही रहेगा, बस पलट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148, नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि का चयन करना है। दर्पण छवि अलग होता है और जल का छवि अलग होता है। अब देखिए इधर आपका कलर है ना, दर्पण के सामने जाइएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, इधर से इधर की तरफ, है ना। तो यह कलर पीछे चला जाएगा, तो पीछे कलर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बी और सी गलत हो गया, ए और डी अभी तक सही है। अब क्या होगा, यह जो खाली वाला है वो आगे हो जाएगा, है ना। तो खाली यहाँ पे है, यहाँ भी है, यानी कि ए डी अभी तक सही है। अब यह डी साथियों इधर है, यह वाला, तो अब इधर हो जाएगा इस तरीके से, तो इस तरीके से, और वो भी सादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 149, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वक्तव्य दिया गया है जिसके आगे दो निष्कर्ष है। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में यानी कि स्टेटमेंट में निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या कह रहा है कि ब्रह्म स्रोतों से प्राप्त खुशी जो है वह क्षणिक होती है, चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से ही आती है। यह आपका स्टेटमेंट है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष को पढ़िए। निष्कर्ष कह रहा है कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता है। देखिए यह क्या कह रहा है साथियों, कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता है। क्या यह सही है? यह साथियों सही नहीं है। बाहर की खुशी का अनुभव तो होता ही है ना। सिनेमा से मिलने वाली खुशियाँ चिरस्थायी नहीं होती, ठीक है। यहाँ चिरस्थायी को समझेंगे तो मतलब होता है परमानेंट जो खुशी होती हो वो तो काल्पनिक थोड़ी देर के लिए होती है, क्षणिक होती है। सिनेमा से जो खुशी एक्साइटमेंट मिलेगा तो वह क्षणिक होता है, चिरस्थायी नहीं होता है। तो यह 2 नंबर ऑप्शन, केवल 2 नंबर ऑप्शन जो है निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न में एक वक्तव्य के आगे 4 निष्कर्ष 1 से लेकर 4 तक दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दिए गए वक्तव्य की पड़ताल सत्य समझकर करना है। यानी स्टेटमेंट को मानना है कि भाई ये सही कह रहा है। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निश्चित रूप से दिए गए वक्तव्य से लिया गया है। पढ़िए, टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है। देखिए क्या कह रहा है, जो टेनिस क्लब के जितने भी सदस्य हैं वह बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, और जितनी भी कोई भी महिला है वह बैडमिंटन नहीं खेलती है। अब इसमें साथियों क्या कह रहा है, साथियों पढ़ेंगे तो कुछ महिला टेनिस खेलती है ना, कुछ महिला टेनिस खेलती है। दूसरा है टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है। और तीसरा क्या कह रहा है, कुछ महिला टेनिस क्लब की सदस्य है। और चौथा कह रहा है कि कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। अगर आप इसे गौर से पढ़ेंगे तो इसको सिलॉक्स के प्रश्न में भी सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए क्या कर रहा है, टेनिस क्लब के सभी सदस्य है ना, बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं। तो टेनिस जितने भी जो खेलेंगे, जितने टेनिस खेलेंगे वो किसे खेलेंगे, बैडमिंटन को भी खेलेंगे। जितने भी टेनिस खेलेंगे वह बैडमिंटन भी खेलेंगे, बैट फॉर बैडमिंटन। अब क्या कह रहा है, कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलेगी, यानी कि कोई भी बैडमिंटन खेलने वाली जो होगी वो महिला नहीं होगी। कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलेगी ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कुछ महिलाएं टेनिस खेलती है, महिला का टेनिस से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे सिलॉक्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, सिलॉक्स के आधार पर आसानी से बनेगा। दूसरा क्या कह रहा है, टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है। टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य जो है बैडमिंटन नहीं खेलता है, तो सभी टेनिस जो है खेलने वाले वो बैडमिंटन खेलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से गलत हो जाएगा। कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य है, महिला यहाँ है, टेनिस से इसका कोई लेना देना नहीं है ना, साइड में है ना। चूँकि क्या कह रहा है, कोई बैडमिंटन जो खेलती है वह महिला नहीं है ना, ऐसा कह रहा है, या कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती, यही ना कह रहा है, कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है, ये वाला। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी भी आपका गलत है। डी नंबर में कह रहा है कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है, तो महिला यहाँ है, और टेनिस क्लब का कोई बैडमिंटन वाला भी नहीं है, पूरा का पूरा इसमें नहीं है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साथियों यह सिलॉक्स का प्रश्न है ना, सिलॉक्स जिसको साइलोलिज्म कहते हैं या साइलो कहते हैं।
ठीक है। तो साथियों इस तरीके से हम लोगों ने सेट नंबर 6 के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो रह गए थे, पहले वीडियो में हम लोगों ने 76 से 96 नंबर प्रश्न को हल किया था और इस वीडियो में 96 नंबर प्रश्न से लेकर 150 तक के प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आप सभी लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे और वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि आपका प्रैक्टिस सेशन आपका 7 होगा, प्लेटफॉर्म का 7 नंबर प्रैक्टिस सेट और आरबीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। उन तमाम सेट नंबर 2 और सेट नंबर 7 के करेंट अफेयर्स, जीके और जीएस के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का बने रहने के लिए।